पोलराइजेशन ध्रुवण क्या होता है, पहले सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो, जो परावैद्युत होते हैं, परावैद्युत भी तो एक पदार्थ ही है ना। और वो पदार्थ कैसे होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले कोई भी पदार्थ हो सकते हैं। जो इंसुलेटर हो, कुचालक हो, ऐसे कोई भी पदार्थ जो प्रकृति में पाया जाता हो और कैसा हो, कुचालक हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? परावैद्युत। और मेन पर्पज़ इनका होता है, मुख्य उद्देश्य जो होता है, कैपेसिटर यानी संधारित्र की प्लेटों को स्थिरता प्रदान करना। जो कैपेसिटर की प्लेट होती है उसे स्टेबल करने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत का प्रयोग करते हैं। ये इसका मेन उपयोग है। अब इसका बाई यूज़ क्या हो जाता है? जैसे बाई प्रोडक्ट जैसे बोलते नहीं, मतलब मेन यूज़ तो ये था, लेकिन इसके बाद भी कुछ और फ़ायदा कर गया, तो दूसरा हो जाता है कि सामर्थ्य बढ़ा देता है। सामर्थ्य बढ़ाने का तात्पर्य जो धारिता है परावैद्युत के कारण, जो धारिता संधारित्र की वो बढ़ जाती है। तो ये हो गया उसका दूसरा उपयोग। पहला उपयोग क्या है? परावैद्युत संधारित्र की प्लेटों को स्टेबल करने का काम करता है, स्थायित्व देने का काम करता है। और दूसरा, परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक के कारण जो कैपेसिटेंस है, जो धारिता है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। धारिता बढ़ेगी कैसे? जब परावैद्युत आवेश को इकट्ठा यानी ग्रहण करेगा तभी तो धारिता बढ़ेगी। धारिता का तात्पर्य किससे है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता से। अब आवेश को वो ग्रहण करेगा कब? कोई भी परावैद्युत आवेश को तभी ग्रहण करेगा जब वो क्या हो जाए? ध्रुवित हो जाए, पोलराइज्ड हो जाए। अगर पोलराइज्ड नहीं होगा तो वो आवेश को धारण नहीं करेगा, फिर धारिता के मान में उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो ये ध्रुवण होता कैसे है उसको ध्यान से समझिए। प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो एटम से मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। इसे छोटे स्केल पे जाओगे तो परमाणु के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो ऑर्बिट में होता है, और इसके अंदर एक सॉलिड पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक, जिसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। इसके अलावा भी एटम के अंदर पार्ट होते हैं, उन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहते हैं। तो ये एक एटम है। इस एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस पर सेंटर्ड होता है, धनावेशित होता है, नाभिक। और जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों में वितरित होता है, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे ही तो हुआ। इसका मतलब है कि इस एटम को हम ऐसे ले सकते हैं कि एक धन आवेश है और इसके अराउंड में ऋण आवेश का एक समूह है, यानी यहाँ पर क्या है? ऋण आवेश। और दोनों की मात्रा क्या होती है? बराबर। और ये एक दूसरे को करते हैं बैलेंस, और बैलेंसिंग की वजह से इनका नेट इफ़ेक्ट जो होता है, कुल प्रभाव, वो क्या होता है? जीरो। हमको पता नहीं चलता कि एटम पर आवेश है या नहीं। इसीलिए कहते हैं परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु क्या है? उदासीन। लेकिन ये उदासीन कब तक है? परमाणु उदासीन होता है, लेकिन ये उदासीन तब तक ही होता है जब तक किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में ना रखा गया हो। जब ये स्वतंत्र होता है तो धन और ऋण आवेश एक दूसरे को बैलेंस करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अर्थात उदासीन कर देते हैं। हम किसी परावैद्युत को लेते हैं, जैसे कि वैक्स हो गया, या पेपर, प्लास्टिक पेपर है, या वाटर है। वाटर भी डाइलेक्ट्रिक का काम करता है, ठीक है। यस। तो ये प्लास्टिक्स है, ये सभी डाइलेक्ट्रिक का काम करते हैं। तो कोई डाइलेक्ट्रिक है, इसमें से किसी एक को हम लेते हैं। हाँ, जो भी हो, वाटर हो या वैक्स हो, जो भी हो। बट अब यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी थोड़ी ना है कि क्या लगाए, कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक हम लेंगे। इसे हमें करना क्या है? पोलराइज्ड, ध्रुवित करना है। तो ध्रुवित होगा कैसे? इसके लिए सबसे पहले हम एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। ये है टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल है नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल के लिए जो आवेश होगा वो धनात्मक होगा, और जो ऋण आवेशित प्लेट के लिए टर्मिनल है वो पूरे का पूरा ऋण आवेशित होगा। ये तो होगा। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक फील्ड जनरेट होगा, वैद्युत क्षेत्र, जिसकी तीव्रता हो जाएगी E = B/D।
दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर क्या होता है? V/D होता है। जहाँ V क्या चीज़ है? V है इन दोनों प्लेटों के सिरों के बीच का विभवांतर, ये विभवांतर है। और D क्या है? विभवांतर D है इन प्लेटों के बीच की दूरी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है V/D। अब यहाँ पे अगर हम प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट कर दें, स्थिर कर दें, प्लेटों के बीच की दूरी के मान में कोई बदलाव ना करें, तो जो तीव्रता है वो सीधा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? वोल्टेज के, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। प्लेटों के बीच का विभवांतर बढ़ेगा तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान भी बढ़ेगा, और अगर विभवांतर का मान घटेगा तो तीव्रता का मान भी घटेगा। यानी सीधा तीव्रता किस पे निर्भर करने लगेगी? वोल्टेज पे निर्भर करेगी। ठीक है। दो प्लेटों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं इस किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इन दोनों के बीच में रखने वाला हूँ। जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में रखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत हम इन प्लेटों के बीच में रखेंगे तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होंगे? एटम्स, परमाणु होंगे, और इन परमाणुओं का धन समूह अलग होगा, ऋण समूह अलग होगा। जब आप वैद्युत क्षेत्र में इसे रखोगे एटम को, तो एटम में एक आपको पॉजिटिव और एक आपको नेगेटिव, दो प्रकार के आवेश मिलेंगे। आपको पता है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र में आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पर सदैव बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रखा जाए तो उस पर बल लगता है। कितना लगता है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश पर लगने वाला बल F बराबर होता है Q इंटू E। F बराबर Q E होता है। अब आप यहाँ ध्यान दो, एक परमाणु के अंदर धन आवेश भी है, ऋण आवेश भी है। धन आवेश पर भी बल लगेगा और ऋण आवेश पर भी बल लगेगा। किसके कारण? जो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उस वैद्युत क्षेत्र के कारण। लेकिन धन आवेश पर जो बल लगेगा उसकी दिशा क्षेत्र के दिशा में होगी। यानी F बराबर QE जो हम लिखेंगे ये होगा क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में। और ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर एटम के अंदर दो आवेश है, एक धन है और एक ऋण है, और दोनों आवेश की मात्रा बराबर होगी, क्योंकि जितना नाभिक पर धन आवेश होता है उतना इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है। जब हम इस किसी एटम को, परमाणु को यहाँ पर रखेंगे प्लेटों के बीच में, तो प्लेटों के बीच रखने पर धन आवेश पर भी बल लगेगा और ऋण आवेश पर भी बल लगेगा। बल लगने से क्या होगा कि जो ये बैलेंसिंग आप देख पा रहे हो परमाणु के अंदर, जो संतुलन है जिससे नेट इफेक्ट क्या है? 0, ये संतुलन डैमेज हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्यों? जैसे ही फील्ड में रखा जाएगा ये असंतुलित हो जाएगा। असंतुलित होने का तात्पर्य धन आवेश एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ऋण आवेश एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दोनों थोड़े से एक दूसरे से क्या होंगे? दूर दूर हो जाएंगे। और जहाँ पर दो बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से दूरी बनाते हैं वहाँ क्या उत्पन्न होता है? डाइपोल। क्या बनता है? डाइपोल बनता है, वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। और ये जो डाइपोल बना इसमें धन एक तरफ और ऋण एक तरफ। तो ये जो आपको परावैद्युत दिख रहा है, इस परावैद्युत का संपूर्ण ऋण आवेश एक सिरे की ओर आ जाएगा और संपूर्ण धन आवेश एक सिरे की ओर हो जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे तो जो पहले ये बैलेंस कंडीशन में परमाणु था अब वह बैलेंस नहीं रह गया, जो निरावेशित था अब वो आवेशित हो गया, और अब इस पर नेट चार्ज की वैल्यू 0 नहीं रह जाएगी। इस अवस्था को कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। ढेर सारा बोला इसलिए समझ में नहीं आएगा। अब एक बार फिर से छोटी छोटी बातें समझो। परावैद्युत का ध्रुवण क्या है? ध्रुवण का सीधा मतलब है कि धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से अलग हो जाएं, इनका जो नेट प्रभाव 0 है वो प्रभाव 0 ना आए, इसी को ध्रुवण कहते हैं, इस अवस्था को ही। इसके लिए करना क्या होगा? हमें परावैद्युत को दो प्लेटों के बीच में रखना है। जो प्लेटें हैं उनके बीच में
एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अर्थात एक शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र है। यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे हुआ है? प्लेटों के बीच विभवांतर लगने के कारण। जब हम इस वैद्युत क्षेत्र में एक परमाणु को रखते हैं तो उस परमाणु के धनावेश पर भी बल लगता है और ऋणावेश पर बल लगता है, और धनावेश ऋणावेश का बल हमेशा विपरीत लगेगा। धनावेश का बल क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश का क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। जब ये दो बल लगेंगे तो जो आवेश की स्थिति है वो स्थिति बदलेगी ना। तो पहले अगर बैलेंस कंडीशन में आवेश 1 सेंटीमीटर दूर थे तो अब बल लगने पर वो एक दूसरे से थोड़ा और दूर हो जाएंगे। अब जो नेट प्रभाव है वो शून्य नहीं होगा, और इसी अवस्था को क्या कहते हैं हम? परावैद्युत की ध्रुवित अवस्था कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अर्थात परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। परिभाषा क्या लिखोगे? एक लाइन की परिभाषा है कि किसी परावैद्युत के धनावेश और ऋणावेश के संतुलन का खत्म हो जाना ही क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। ये सीधी सीधी बात है। अब इसको टेक्निकली और कैसे लिखते हैं जरा लिखिए, मैं बताता हूँ आपको। लिखो। हाँ, कोटर का मतलब होता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वहाँ जगह खाली हो जाता है ऋणावेश का, उसको कोटर कहते हैं। चुप रहो यार, कोटर अलग, अभी आएगा टाइम तो बताएंगे। अब भैया क्या चिल्ला रहे हैं? लिखो इसे। जब किसी परावैद्युत को शक्तिशाली वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस परावैद्युत के ऋणावेश और धनावेश, परावैद्युत के ऋणावेश और धन आवेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा, ऋणावेश और धनावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा और क्षेत्र की दिशा, विपरीत दिशा और क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करने लगता है। बल कार्य करने लगता है। इस बल के कारण परावैद्युत के एक सिरे की ओर ऋणावेश, परावैद्युत के एक सिरे की ओर ऋणावेश, एक सिरे की ओर ऋणावेश तथा दूसरे सिरे की ओर धन आवेश वितरित हो जाता है। धन आवेश वितरित हो जाता है। वितरित हो जाता है। इस अवस्था को परावैद्युत की ध्रुवित अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को परावैद्युत की ध्रुवित अवस्था कहते हैं। और दूसरे लाइन से लिखिएगा, इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है।
तो एक बार फिर से सुन लीजिए, कोई भी पदार्थ बना है प्रकृति के अंदर वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसमें हम उसे कहते हैं परमाणु। सबसे छोटी इकाई यहाँ पे हम परमाणु को ले रहे हैं, उससे भी छोटी इकाइयाँ हैं लेकिन हम एटम से शुरू करते हैं। जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। दोनों बैलेंस होते हैं। तो प्रारंभ में जब किसी भी परमाणु को लिया जाएगा तो वो परमाणु हमको कैसा मिलेगा, उदासीन मिलेगा, वैद्युत उदासीन मिलेगा, क्योंकि इस पर नेट आवेश की वैल्यू क्या होगी, 0। जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, दोनों का प्रभाव एक दूसरे को निरावेशित कर देता है। लेकिन जब इस किसी भी परमाणु को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जो धन आवेश है और जो ऋण आवेश है इस पर लगेगा बल। बल लगने की वजह से धन आवेश एक तरफ और ऋण आवेश उसके विपरीत दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। धन आवेश किधर को जाएगा, क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा खिसक जाते हैं। खिसकना शब्द ठीक नहीं है, विस्थापित शब्द इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाते हैं और ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत विस्थापित हो जाते हैं। इस तरीके से परावैद्युत के दोनों सिरों पर आप देखोगे तो आवेशों का वितरण हो जाता है। एक तरफ एक प्रकृति वाले आवेश और दूसरी तरफ दूसरी प्रकृति वाले आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। बहुत सिंपल है और आसान भी है, और अगर करना हो पोलराइजेशन तो कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क भी नहीं है। दो प्लेटें रखिए, इनके बीच में आवेश जैसे ही प्लेटों पर रखोगे क्षेत्र स्वतः उत्पन्न हो जाएगा, उसके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक को डाल दो, पोलराइज हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया भी आसान है और डेफिनेशन भी आसान है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए ये और भी आसान है। ये चित्र बना लीजिए, उसके बाद जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उस पर चर्चा करेंगे।